Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a lecture on a very important topic, critical analysis of Dahrendorf's perspective. This lecture is specially designed for the students of MA or those who are preparing for UGC NET examination and those who are preparing for UPSC examination. Let's begin the topic. Dahrendorf's conflict theory has been subjected to a number of critical analyses, including some critical reflections by Dahrendorf himself. First, Dahrendorf's model is not as clear a reflection of Marxian idea as he claimed. As we all know that Dahrendorf is a conflict thinker. He revised the Marxian theory. He criticized Marxian theory and added many new things as per the changing time. But here we are discussing about criticism of Dahrendorf itself. However, we all know that Dahrendorf linked himself with the Marxian perspective, but critics say that he is not a real heir of Marxian perspective. He is largely linked with the structural functionalist perspective. मतलब कि जो डेरेंडॉफ है वो ज़्यादातर उसकी अगर क्लोजनेस देखी जाए तो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्लोज है रादर देन की कॉन्फ्लिक्ट थिंकर से. दूसरा, it has been noted that conflict theory has more in common with structural functionalism, which we already have discussed, than Dahrendorf's emphasis on such things as systems, imperatively coordinated associations, positions and roles links him directly to structural functionalism. उसका क्या कारण है? क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है डेरेंडॉफ उसमें क्या कह रहा है, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, सिस्टम की बात कर रहा है, इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस की बात कर रहा है जो एक तरह की सोशल स्ट्रक्चर्स ही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, सोशल पोजीशंस की बात कर रहा है, सोशल रोल्स की बात कर रहा है. और ये सारी टर्म्स कौन यूज़ करते हैं? ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट यूज़ करते हैं. उसके अलावा as a result, his theories suffer from many of the same inadequacies as structural functionalism. For example, conflict seems to emerge mysteriously from legitimate system. क्योंकि ये ज़्यादातर स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच से जुड़ती है थियोरी इसकी डेरेंडॉफ की, इसलिए जो स्ट्रक्चर फंक्शनल सिस्टम को जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी इनएडिक्वेसीज हैं, जो उसमें जो लिमिटेशंस हैं उस पर्सपेक्टिव की, सेम लिमिटेशंस अप्लाई हो जाती हैं डेरेंडॉफ के पर्सपेक्टिव में. क्योंकि डेरेंडॉफ ये मानता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अपने आप ही सिस्टम में पैदा हो जाता है. तो अपने आप, इट मीन्स कि वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज सुई जेनरस. ठीक है, इसमें कि सोसाइटी अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर देती है. सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट जो पोजीशंस हैं उसमें अपने आप जनरेट हो जाता है. उसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है या किसी खास कंडीशन का कोई रोल नहीं है. जैसे मार्क्स का कहना था कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जब ऑपरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाती है. तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और क्लास रेवोल्यूशन आता है, तो फिर चेंज आता है सोसाइटी में. दूसरी बात, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच की तरह ये भी, जिसका जो डेरेंडॉफ का पर्सपेक्टिव है, इट इज़ ऑल्सो मैक्रोस्कोपिक. It means that it only develop understanding of the macro level of society. बाकी अजी सोसाइटी के बड़े स्ट्रक्चर्स को ही स्टडी करता है, जैसे फैमिली, रिलीजन, किनशिप, स्टेट, ब्यूरोक्रेसी, जो मैक्रो लेवल पे हो रहा है. लेकिन जो माइक्रो लेवल पे हो रहा है उसकी समझ ये डेरेंडॉफ की थियोरी नहीं देती है. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम एट लेवल ऑफ नो अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द इंडिविजुअल थॉट एंड एक्शन. क्योंकि इंडिविजुअल एजेंसी जो है उसका बड़ा रोल होता है. आप जानते हैं, जैसे अब हम गांधी की एग्जांपल लें तो गांधी जो थे वो एक इंडिविजुअल थे, लेकिन वो एक ऐसे इंडिविजुअल थे कि जिनके कहने के ऊपर एक नई तरह की सोसाइटी का जन्म हुआ. इसी तरह से गुरु नानक है, इसी तरह से कबीर हैं, इसी तरह से मोहम्मद साहब हैं,
जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके कहने के ऊपर सोसाइटीज़ कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, जहाँ एक पूरे के पूरे सेक्ट और कल्ट जनरेट हो जाते हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल का रोल जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट थिंकर स्पेशली जो डेरेंडॉर्फ है उसकी थ्योरी में बिल्कुल ही मिसिंग है। सेम इसी तरह से मैक्स वेबर की जो थ्योरी है वो भी इंडिविजुअल के रोल को तरजीह देती है। वो कहते हैं कि सोशल एक्शन जिसमें जो मीनिंग अटैच करता है वो इंडिविजुअल करता है। तो वो माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है मैक्स वेबर भी अपनी थ्योरी में, जो कि डेरेंडॉर्फ की थ्योरी में पूरी तरह से मिसिंग है। इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से मिसिंग है तो इसलिए ये रियलिटी का सिर्फ आधा ही हिस्सा एक्सप्लेन करता है, ओनली हाफ पोर्शन ऑफ द सोशल लाइफ, नॉट प्रेजेंट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द reality. Moreover, the assumption was that some combination of the two theories would be more powerful than either one alone. The best known of these works was Levi Strauss's The Functions of Social Conflict. इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर हैं ल्यूइस कोजर, वो अपनी थियरी फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन उसका भी क्या है, फंक्शन है। इसी तरह से बाकी लोगों ने भी बात की है फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट की, जैसे जॉर्ज सिमिल है, ठीक है, जिसको बाद में एक्सपैंड किया कोजर ने, हु आर्ग्यूड दैट कॉन्फ्लिक्ट में सर्व टू सॉलिडिफाई अ लूजली स्ट्रक्चर्ड ग्रुप। तो ये अपने कोजर साहब ये कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या करता है, सॉलिडारिटी जनरेट करता है जो लूजली कोऑर्डिनेटेड ग्रुप होता है। इन अ सोसाइटी दैट सीम्स टू बी डिसइंटीग्रेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर सोसाइटी में रिस्टोर द इंटीग्रेटिव कोर। और ये भी माना जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा डिसफंक्शनल नहीं होता, वो फंक्शनल भी होता है, क्योंकि वो क्या करता है कि जो डिसइंटीग्रेटेड यूनिट हैं सोसाइटी के उनको एक जगह पे इंटीग्रेट कर देता है। जैसे एक सोसाइटी में आप फैमिली में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो अगर फैमिली के ऊपर कोई ख़तरा आता है तो वो सारी फैमिली एक यूनिट होकर इकट्ठी हो जाती है उस खतरे को देखते हुए। तो वो खतरा जो था, वो डेंजर जो था, उसने फैमिली में इंटीग्रेशन पैदा कर दी। इसी तरह से सेम इज़ द केस विद द नेशन। अगर नेशन के ऊपर खतरा आता है, नो मैटर कि नेशन कितना भी डाइवर्स क्यों ना हो, एथनिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, लेकिन जब एक देश के ऊपर खतरा आएगा तो ऑल द एथनिक, कल्चरल, पॉलिटिकल डिफरेंसेस विल बी वेंट अवे and whole of the nation will work as a single unit. So this is how that conflict is functional in that cases. Moreover, conflict as an agent for solidifying a society is an idea that has long been recognized by propagandists who may construct an enemy where no one exists or seek to fan antagonism towards an inactive opponent. लेकिन बात ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट का ये जो पर्सपेक्टिव है, जो डेरेंडॉर्फ भी ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, इंटीग्रेशन जनरेट करता है, लेकिन कहने का ये मतलब है, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा है जिसमें हम कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर रहे हैं, यूलोजाइज कर रहे हैं। और क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक इंटीग्रेशन जनरेट करता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें एक दुश्मन तैयार करेंगे, जानबूझ के एक दुश्मन तैयार करेंगे ताकि हम लोग क्या हो सकें, अपनी जो अंदर की जो एंटेगनिज़म्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो हम क्या कर सकें, वो भूल जाएं। तो इस तरह से हम कॉन्फ्लिक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स ऐसा करते हैं। Moreover, conflict with one group may serve to produce cohesion while leading to a series of alliances with other groups. For example, conflict with Arabs has led to an alliance with United States and Israel. Lessening of the Israel-Arab conflict might weaken the bonds between Israel and United States. Within a society, conflict can bring some ordinarily isolated individuals into an active role. कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक तरह से ग्रुप में कोहेजन पैदा करता है, क्योंकि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब अरब के साथ कॉन्फ्लिक्ट था तो उस वजह से यूएस और इज़राइल इकट्ठे हो गए, ठीक है। इसी तरह से जब कहीं हमारी लाइफ में भी होता है, जहाँ फिर हम वियतनाम वार में भी देखते हैं कि वहाँ पे जब वियतनाम वार हो रही थी तो जो वियतनाम के लोग थे वो इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हमारे सामने मिलती हैं। मोरओवर, कॉन्फ्लिक्ट आल्सो सर्व्स अ कम्युनिकेशन फंक्शन. Prior to the conflict, groups may be unsure of their adversary's position, but as a result of conflict, positions and boundaries between groups often become clarified. कॉन्फ्लिक्ट हमें
दुश्मन की असली स्थिति के बारे में बता देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने दुश्मन का पता ही नहीं होता है, लेकिन जब हम परेशानी में आते हैं तो हमें पता चलता है कि जिसे मैं दोस्त मान रहा था वो तो मेरा दुश्मन था, वो तो यही दुआ कर रहा था कि मेरा नुकसान हो। और उस कंडीशन में आपको रियलिटी पता चल जाती है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस में आपको अपनी लिमिटेशंस भी पता चलती हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलती हैं, और दूसरे की भी लिमिटेशंस और दूसरे की स्ट्रेंथ का आपको पता चल जाता है, और आप अकॉर्डिंगली फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। अगर आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं तो ऑब्वियस है कि आप प्रिपेयर ही नहीं होंगे, आप बड़े कैजुअल अप्रोच के साथ रहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया और चाइना का स्कर्मिसेस होती हैं, तो इंडिया को पता चलता है कि मेरे पास मुझे किस लेवल पे तैयारी करनी है ताकि मैं चाइना के साथ काउंटर कर सकूं, उसको डिफेंड कर सकूं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमें क्या करता है, फ्यूचर के लिए अलर्ट कर देता है। इंडिविजुअल therefore are better able to decide on a proper course of action in relation to their adversely। इसलिए जो इंडिविजुअल है वो फ्यूचर के लिए अपने दुश्मन के लिए अपने हथियार इकट्ठे कर सकता है या किसी परिस्थिति को के लिए पहले ही प्रिपरेशन बना लेता है। Conflict also allows the parties to get a better idea of their relative strength and may increase the possibility of approachment, peaceful accommodation. Moreover, from a theoretical perspective, it is possible to bed functionalism and conflict theory by looking at the functions of social groups. Still, it must be recognized that conflict also has dysfunction। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर हम देखते हैं कि फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को इकट्ठे होके देखना चाहिए ताकि वो चीज़ें अच्छी क्लियर होती है, फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा, ये मानना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अच्छा नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट के रूल्स डिसफंक्शनल होते ही होते हैं। While a number of theorists sought to integrate conflict theory with structure function, others wanted no part of conflict theory or structure function। हालांकि कुछ theorists जो हैं वो कहते हैं कि conflict theory और structure functionalism को इकट्ठे इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ थिंकर इसके फेवर में नहीं हैं। Although conflict theory has some Marxian elements, it is not true here of Marx original theory। हालांकि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो उसमें ये जितने भी हम कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स हैं वो किसको फॉलो करते हैं, मार्क्स को ही लार्जली फॉलो करते हैं। तो मार्क्सियन एलिमेंट्स आपको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ज़रूर मिलते हैं, लेकिन डेरेंडॉफ की थ्योरी को हम डेरेंडॉफ को हम मार्क्स का असली वारिस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी थ्योरी जो है वो जो डेरेंडॉफ की जो थ्योरी है वो लार्जली किससे लिंक करती हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट से लिंक करती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, तो इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग।